फिर लेकिन बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब से जुड़ी हुई एक खबर सामने आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तंज कसा है। परिसीमन आयोग पर सवाल भी खड़े किए गए हैं और कश्मीर के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। प्रशासन कश्मीर के हालात संभालने में नाकाम रहा है, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। हाल आपको जानकारी दे रहे हैं, जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब की हैं। जब उमर अब्दुल्ला साहब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं, जम्मू हो या फिर कश्मीर हो, खैर जम्मू के दौरे पर रहे और उमर अब्दुल्ला साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उमर अब्दुल्ला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परिसीमन पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। जो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट अभी हाल ही में सरकार को सौंपी गई है और केंद्र पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है, पहले आपको सुनवा देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर ये कोशिश उमर अब्दुल्ला साहब क्यों कर रहे हैं। क्या या तो फिर हुकूमत ये कहे, मुझे कोई एतराज नहीं है, गवर्नमेंट ये कहे कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज्यादा बदतर हालत है। अगर वो ये मानने के लिए तैयार है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है, ना वो ना करें इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले भी 90 और 96 के बीच में इलेक्शन नहीं करा सके, ना वो असेंबली के करा सके ना वो पार्लियामेंट के करा सके। अगर आज हालात का बहाना बनता है तो फिर सीधा सीधा वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज्यादा बदतर हालत है। अगर वो ये मानने के लिए तैयार है, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपका दूसरा सवाल, तो जाहिर सी बात है, हालांकि जहां तक मुझे याद है अयोध्या मामले के जजमेंट के बाद बीजेपी ने शायद ये कहा था कि अब इसके बाद मंदिर की सियासत नहीं होगी, अब वो बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे, डेवलपमेंट पे और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया। लेकिन अब लगता है एक के बाद एक ये नए जो हैं विवाद पैदा किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद मुल्क की हालत जो है इकोनॉमिकली और हर लिहाज से जो खराब होते हुए नज़र आ रही है, ये उस चीज़ से डाइवर्जन की बात है। मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ ना, मैं नहीं जानता हूँ, वो बेहतर जानते हैं कि ना इस पानी के रंग का हालात पे क्या असर पड़ेगा, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। नहीं क्या 125 फ्लाइटें डेली जा रही है कश्मीर में? नहीं, अब 125 फ्लाइटों की तो कोई ताकत है नहीं एयरपोर्ट में। स्टोन पेल्टिंग तो चलिए ना, बीच बीच में स्टोन पेल्टिंग तो हम लोगों ने भी बंद करा दी थी, लेकिन हालात अगर हमको इन हालात में नॉर्मल सी नजर आ रही है, जहां सरकारी मुलाजिम अपने दफ्तर में टेबल के पीछे बैठे गोलियों का शिकार हो या पुलिस का जवान घर बैठे बैठे गोलियों का शिकार हो या इसी तरह और जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, अगर ये नॉर्मल सी का एक उनको नया रूप नजर आ रहा है तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन अब मैं टूरिज्म जो है वो नॉर्मल सी नहीं है। नॉर्मल सी ये है कि खौफ ना रहे, डर ना रहे, कश्मीरी हमारे पंडित जो हैं वहां से भागे ना, वो तो सब नौकरी छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं। क्या ये नॉर्मल सी है? मजबूरन इंसाफ हासिल करने के लिए वो पीएचडी के लीडरों से मिले, पीएचडी के लीडर फिर गवर्नर साहब के पास गए कि किसी तरह ये जो कश्मीरी पंडितों का दोबारा कश्मीर छोड़ के भागने का प्रोग्राम बन रहा है, इस पे रोक लगे। ये नॉर्मल सी नहीं है ना। और फिर आबादी देख के सीटों का बंटवारा करते, लेकिन उन्होंने 2010 का सेंसस लिया। आप 2010 के आंकड़े ले लीजिए, उसमें देख लीजिए कश्मीर और जम्मू में आबादी में फ़र्क कितना है, और फिर देख लीजिए क्या ये 6 और 1 का फैसला ये सही है या गलत है। लेकिन वो छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर जिस तरह इन्होंने सीटों का की जो है डिमार्केशन की है, जिस तरह इन्होंने इलाकों को काटा है और जोड़ा है, इसमें ना सीधा सीधा जो है एक पार्टी को और कश्मीर में उनके कुछ सहयोगी दल जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है। अब आप मिसाल के तौर पे इन्होंने जम्मू पार्लिमानी सीट में से रजौरी पूंछ का इलाका काट दिया, लेकिन वहां पे भी इन्होंने थोड़ा सा फ़र्क किया। अब कालाकोट का इलाका जो है, कालाकोट सुंदरबनी, वो काट के जम्मू के साथ रखा।
लेकिन नौशहरा का इलाका जो जम्मू से थोड़ा ज्यादा करीब बनता है उसको अनंतनाग के साथ रखा। अब मुझे समझा दीजिए क्यों? अगर कालाकोट और सुंदरबनी को जम्मू के साथ रखना था तो फिर नौशहरा को रखना था, और अगर नौशहरा का अनंतनाग के साथ बनता था तो फिर सुंदरबनी कालाकोट का क्यों नहीं? जिलों में इन्होंने इस तरह फर्क किया और यही सब जगह यही हाल है। तभी तो जब हम जाके कहते हैं ना कि ये रिपोर्ट जो बनी इसमें ग्राउंड रियलिटी को देख के बनाई नहीं गई। अगर आप देखें तो माइनॉरिटीज की किलिंग्स हो रही हैं, पुलिस में जो काम करने वाले हैं उनकी किलिंग्स हो रही हैं, सिविलियंस जो हैं चाहे क्रॉस फायर में या टारगेटेड किलिंग्स के जरिए उनकी मौत हो रही है। हमें तो कहा गया था 2-2.5 साल पहले कि कश्मीर, खासकर कश्मीर की तमाम परेशानियों की वजह जो है वो 370 है और 370 के हटते ही हालात ठीक हो जाएंगे। हमें ये कहा गया था कि 370 ही वजह है कि कश्मीर में कुछ लोग जो हैं अलाइदगी सोच रखने वाले हैं, और अगर ये हट गया, दफा हट गया, तो ना यहाँ बंदूक रहेगी ना अलाइदगी सोच रखने वाले लोग जो हैं वो सोच रखेंगे। आज 2.5 साल हो गए, हालात में बेहतरी कहाँ आई? जो मतलब टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला रुक ही गया था। मुझे नहीं याद है कि इससे पहले टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला कब हुआ होगा, लेकिन आज कहीं पे भी कश्मीर में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। उन इलाकों से जहां से मिलिटेंसी का हमने सफाया किया था, खासकर श्रीनगर के आसपास के इलाकों का, कुछ नॉर्थ कश्मीर का, उन इलाकों में दोबारा से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। अब तो श्रीनगर में अप टाउन में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, तो बाकी जगहों की बात ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत के करने में और कहने में काफ़ी फ़र्क रहा है और हालात जो है वो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कहा गया उमर अब्दुल्ला की तरफ से? फिलहाल हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर उमर अब्दुल्ला साहब का मकसद क्या था। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 के पंच में आपका आभार जो आपने समय निकाला। हिलाल, क्या मकसद है उमर अब्दुल्ला साहब का? क्योंकि कश्मीर हो या फिर जम्मू हो, वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि अगर पर्यटकों का आना जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है तो ये तो हमारे वक्त में भी होता था। जो टारगेट किलिंग की बात कही गई थी कि रोकी जाएगी, लेकिन वो तो रुकी नहीं रही है। तो फायदा क्या है आखिर? केंद्र पर तंज कसा गया, प्रशासन पर तंज कसा गया और अपनी उपलब्धियों को बताया गया। आगे आने वाले समय के लिए ये तैयारी है क्या? आगे इस समय की तैयारी ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में उमर अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट आ गया है उस नॉर्मलसी के क्लेम के कॉन्टेक्स्ट में जो सरकार कहती आई है कि कश्मीर के अंदर इस साल टूरिज्म या टूरिस्ट की जो बढ़ती तादाद है ये नॉर्मलसी की अक्कासी है, और इस पर जो नुक्ताचीनी या जो क्रिटिसिज्म आप उमर अब्दुल्ला की जानिब से मरकजी सरकार पर की गई है, उस क्रिटिसिज्म से उमर अब्दुल्ला ने आज मरकजी सरकार को हाशिए पे खड़ा करके ला दिया है। वो इस वजह से क्योंकि सरकार के पास फिल वक्त तक नॉर्मलसी के लिए जो पैमाना था वो सिर्फ टूरिस्ट था, टूरिज्म था। लेकिन जब से हमने देखा कि कश्मीर के अंदर किलिंग्स हो रही है और उमर अब्दुल्ला ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सारी चीजों की निशानदेही की है, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर न पुलिस एहलकार सेफ है, न आम शहरी सेफ है, न कश्मीरी पंडित सेफ है, न मुलाजिम सेफ है। और उन्होंने कहा कि जो नॉर्मलसी के पैमाने हैं वो अगर टूरिज्म है तो फिर हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं, बल्कि उमर अब्दुल्ला के कहने के मुताबिक आम पैमाना यही होना चाहिए कि जब तक ना आम लोगों के, सयाहों के, पुलिस एहलकारों के, मुलाजमीन के दिलों से खौफ और डर दूर हो जाएगा, तब तक नॉर्मलसी क्लेम जो है वो नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से उन्होंने आज पे दर पे हमले भारतीय जनता पार्टी की जो मरकजी सरकार है या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है उन पर किया है, जिसकी वजह से उन्होंने सरकार को हाशिए पर ला खड़ा कर दिया है। हिलाल, कहीं ना कहीं अपनी भी एक तरीके से कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी होती है जनता के बीच में जाकर ऐसी बातें करना, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये तैयारी की जा रही है और जिस तरीके से आप करें कि तैयारी पुख्ता कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वाकई ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। हमारे सीनियर साथी बता रहे थे कि आखिर क्या मकसद है उमर अब्दुल्ला साहब का। खैर, यहाँ पर तंज कसा गया है, केंद्र पर तंज कसा गया प्रशासन पर, लेकिन आगे आने वाले समय में ये तस्वीर कितनी लाभदायक होगी उमर अब्दुल्ला के लिए तो वक्त ही बता पाएगा।